नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस शिका की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज हम बात करेंगे उस आदर्श शक्ति की जिसकी मुलाकातों ने 2027 के महासंग्राम की बिसात बिछा दी है। और बात करेंगे भारत मंडपम की उस मानव सोच की जिसने मशीनों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। और साथ ही पर्दाफाश करेंगे उस चीनी रोबोडॉग का जिसने एक नामी यूनिवर्सिटी की साख को सरेआम नीलाम कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एआई को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी, एआई समिट में बोले पीएम मोदी। ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार, एप्स्टीन फाइल्स में सामने आए थे कारनामे। डैमेज कंट्रोल में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आवास पर 101 बटकों का किया सम्मान। ओम बिरला के एआई वीडियो पर कांग्रेस मीडिया सेल को नोटिस, सुप्रिया श्रीनेत्र समेत 8 से मांगा जवाब। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर, 214 ठिकाने ध्वस्त। साउथ ईरान में आया जबरदस्त भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। बिहार के 42 विधायकों पर लटकी तलवार, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। कराची में एक अपार्टमेंट में गैस ब्लास्ट, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, 13 की हुई मौत। एक दिन में चांदी 8,000 महंगी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार, 1,53,500 रुपए पहुंचा गोल्ड। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,236 अंक टूटा, निफ्टी 25,500 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज की खास और पहले मुद्दे की। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भक्ति, शक्ति और शिका के अपमान का एक ऐसा तूफान उठा है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर संतों की कुटिया तक खलबली मचा दी है। जी हां, संगम की रेती पर जो विवाद मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ था वह अब लखनऊ के सिंहासन को चुनौती देने वाली एक बड़ी जंग बन चुका है। मामला सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई का नहीं रहा बल्कि अब ये सीधे सीधे सनातन के अपमान बनाम सत्ता की हनक की लड़ाई में तब्दील हो गया है। एक तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो न्याय की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के भीतर छिड़ी वो रार जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पाप वाले बयान के बाद अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। जाहिर है इस पूरे बवाल की जड़ें 18 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेले में दफन हैं, जब मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य को संगम स्नान से रोका गया था। आरोप है कि उस दौरान पुलिस कर्मियों ने न केवल संतों के साथ बदसलूकी की बल्कि वेद पाठी बटकों की शिका यानी चोटी खींची और उनके साथ जमकर मारपीट की। सनातन धर्म में शिका को धर्म का ध्वज माना जाता है और उसकी इस कदर बेअदबी ने संतों के भीतर गुस्से की ऐसी आग भड़काई कि सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। जब बवाल बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल की कमान खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभाली। ब्रजेश पाठक ने अपने लखनऊ आवास पर 101 बटकों को बुलाकर उनका भव्य स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई, तिलक किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इतना ही नहीं, ब्रजेश पाठक ने भरे मंच से ये स्वीकार किया कि ब्राह्मणों की शिका खींचना पाप की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वालों को महापाप लगेगा। उन्होंने साफ किया कि किसी को भी बटकों को छूने तक का अधिकार नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम की ये फूल माला वाली कूटनीति शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के गले नहीं उतरी। उन्होंने इसे केवल एक दिखावा और राजनीतिक स्टंट करार देते हुए जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, क्या किसी को पहले मारना और फिर उस पर फूल चढ़ाना न्याय है? क्या ऐसा करने से शांति आएगी? शंकराचार्य का वार यही नहीं रुका। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मर्यादा वाले पुराने बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि बड़े पर्दे पर बैठने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी के साथ अन्याय करने का लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद भी शासन में सनातन प्रतीक का अपमान किया जा रहा है और हनक दिखाई जा रही है।
शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि ब्रजेश पाठक इस समय दबाव में हैं और कालनेमी जैसी शक्तियों से घिरे हुए हैं। वहीं इस धार्मिक महाभारत में अब राजनीतिक रोटियां भी जमकर सेकी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मौके को लपकते हुए सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस मुद्दे को उनकी पार्टी 1 महीने से उठा रही थी, उसे समझने में डिप्टी सीएम को इतना वक्त लग गया। उन्होंने नैतिकता के आधार पर ब्रजेश पाठक से इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पाप शब्द पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जब सब आए सबकी पूर्ण कमाए, शब्द कर्म के सब पाप मिटाए। दरअसल विपक्ष इस विवाद को हवा देकर यह साबित करने में जुटा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर दो फाड़ है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम इसे पाप बता रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कड़े तेवर दिखाए और कहा कि सिर्फ नाम के आगे शंकराचार्य लिख लेने से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह शिका विवाद एक ऐसा मोड़ ले चुका है जहां से पीछे हटना किसी के लिए भी आसान नहीं है। एक तरफ बटकों ने ब्रजेश पाठक के सम्मान को सराहनीय बताया और योगी आदित्यनाथ को पूरे देश के लिए आदर्श सनातनी सीएम कहा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गुरु शंकराचार्य ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस दिखावे के सम्मान से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। न्याय न मिलने की सूरत में उन्होंने 11 मार्च को अपने लाव लश्कर और बटकों के साथ लखनऊ कूच करने की चेतावनी दे डाली है। संतों का ये गुस्सा और सरकार के भीतर बयानों का ये विरोधाभास आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में क्या बड़ा भूचाल लाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मामला अब आस्था और अस्मिता की उस दहलीज पर खड़ा है जहां समझौता मुमकिन नजर नहीं आ रहा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। लखनऊ की सियासी फिजाओं में इस वक्त जो तपिश महसूस की जा रही है, उसकी वजह विपक्ष के तीखे हमले या सरकार के ताबड़तोड़ फैसले नहीं, बल्कि आदर्श शक्ति कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत की वो गुप्त मुलाकातें हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, नवाबों के शहर में बीती रात से जो सियासी पटकथा लिखी जा रही है, उसके केंद्र बिंदु निराला नगर का सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती कुंज बना हुआ है। जब सूरज की पहली किरण ने लखनऊ को छुआ, उसने पहले ही संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पावर सेंटर के बीच मुलाकातों का दौर उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया जिसे 2027 के महासमर का शंखनाद माना जा रहा है। ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि बंद कमरे में उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो बिसात बिछाई जा रही थी जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आपको बताते चलें, इस सियासी ड्रामे की शुरुआत बुधवार की रात हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से करीब 35 से 40 मिनट तक बेहद गोपनीय चर्चा की। मुख्यमंत्री के जाने के बाद कयासों का बाजार गर्म ही था कि गुरुवार की सुबह दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बारी बारी से एक्शन की मुद्रा में नजर आए। 15-15 मिनट की इनकी अलग अलग मुलाकातों ने सियासी पंडितों के कान खड़े कर दिए। चर्चा यह है कि संघ प्रमुख ने तीनों दिग्गजों से अलग अलग फीडबैक लिया है। आखिर ऐसी क्या बात थी कि तीनों शीर्ष नेताओं को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग बुलाया गया? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली चोट का मरहम 2027 के लिए तैयार किया जा रहा है? सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख ने इन तीनों बड़े नेताओं से अलग अलग फीडबैक लिया है। चर्चा सिर्फ चाय पानी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन जख्मों को कुरेदा गया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। संघ प्रमुख ने उन मुद्दों पर खास तौर पर सवाल किए जिनसे सरकार की छवि पर असर पड़ा है, जैसे प्रयागराज में बटकों के साथ हुई बदसलूकी और शिका खींचे जाने का मामला, वाराणसी में ध्वस्तीकरण को लेकर उठा विरोध, यूजीसी के नए नियमों को लेकर युवाओं और शिक्षा जगत में फैली नाराजगी,
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो देश की राजनीति की धुरी है, वहां भारतीय जनता पार्टी 2024 की गलतियों को दोहराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष खासकर अखिलेश यादव लगातार सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने में जुटे हैं। यही कारण है कि संघ प्रमुख ने मिलने से ठीक पहले ब्रजेश पाठक ने 101 वटकों को घर बुलाकर उनका सम्मान किया और उनके साथ हुई घटना को पाप बताया। इसे संघ की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें नाराज वोट बैंक को फिर से गले लगाना, वही केशव प्रसाद मौर्य का शंकराचार्य के पक्ष में खड़े होना भी इसी डैमेज कंट्रोल की कड़ी है। दरअसल संघ प्रमुख ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव में वो 2024 वाली गलतियां नहीं दोहराना चाहते। जिस तरह संघ ने महाराष्ट्र और हरियाणा में पर्दे के पीछे रहकर बाजी पलट दी, वही फॉर्मूला अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। भागवत ने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि जातियों की राजनीति को छोड़कर हिंदुत्व के झंडे तले सबको एकजुट करना होगा। हालांकि भले ही मोहन भागवत कह रहे हों कि बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते, लेकिन लखनऊ में उनकी इन मुलाकातों ने ये तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और संगठन में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। यानी कुल मिलाकर लखनऊ की इस सियासी गर्मी ने बता दिया है कि 2027 की जंग के लिए संघ ने खुद को कमान संभाली ली है। अब देखना यह है कि संघ का ये नुक्सा भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी रार और विपक्ष की घेराबंदी को कितना शांत कर पाता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। नई दिल्ली का भारत मंडपम इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। कल्पना कीजिए, एक ही छत के नीचे गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सेम ऑल्टमैन, रिलायंस के मुकेश अंबानी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जैसी दिग्गज हस्तियां बैठी हों तो माहौल कैसा होगा। इसी हाई प्रोफाइल महफिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मंच संभाला तो उन्होंने मशीनों की दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पीएम ने साफ कर दिया कि भारत एआई को सिर्फ एक तकनीकी नहीं बल्कि मानवता के भाग्य को बदलने वाले एक वरदान के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री ने समिट के दौरान एक ऐसा मंत्र दिया जो अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, मानव। उन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में बताया कि एआई को मशीनों का गुलाम नहीं बल्कि इंसानों का मददगार होना चाहिए। MANAV यानी मानव। विजन का मतलब समझते हुए उन्होंने बताया कि इसमें M का मतलब मोरल, A का मतलब जवाबदेही, N का मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता, दूसरे A शब्द का मतलब पहुंच में और B का मतलब वैधता। पीएम ने बहुत सटीक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे जीपीएस हमें रास्ता तो दिखाता है लेकिन सही सड़क चुनना हमारा काम है, वैसे ही एआई सुझाव तो देगा लेकिन फैसला इंसान ही को लेना होगा। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट सभ्यता की दिशा रीसेट करता है और वहीं से विकास की रफ्तार बदलती है। सोचने, समझने और काम करने के पैराडाइम बदलते हैं और दिलचस्प बात यह है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया,
किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। पहले टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है। वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाएंगे। इसलिए आज असली प्रश्न यह नहीं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। आपको बता दें, इस समिट में सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि निवेश की सुनामी भी आई। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का ऐलान कर सबको चौंका दिया। वहीं 16 फरवरी से शुरू हुई ऐतिहासिक समिट 20 फरवरी तक चलेगी। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुनिया की टॉप कंपनियों के 100 से ज्यादा सीईओ शामिल हुए। पीएम मोदी ने खुद एक्सपो का दौरा किया और अलग अलग देशों के पवेलियन को देखी। शाम को उन्होंने ग्लोबल टेक लीडर्स के साथ एक खास बैठक भी की, जहां निवेश और रिसर्च का गहन चर्चा हुई। जाहिर है, एआई की ये रेस सिर्फ डेटा और कोडिंग ही नहीं बल्कि ये भरोसे और जिम्मेदारी की भी है। प्रधानमंत्री ने जो मानव विजन दिया, उसने तकनीकी की अंधी दौड़ में नैतिकता का एक नया ब्रेक लगा दिया। अब देखना यह होगा कि दुनिया के टेक दिग्गज भारत के इस मॉडल को कितनी जल्दी अपनाते हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जहां दुनिया के दिग्गज एआई के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, वहीं ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक चीनी रोबोडॉग की वजह से विवादों में घिर गई। यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा कि उन्होंने चीन में बने एक रोबोटिक कुत्ते को अपना स्वदेशी इनोवेशन बताकर समिट में पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जब इस नकल की पोल खुली तो जमकर फजियत भी हुई और यूनिवर्सिटी को न केवल माफी मांगनी पड़ी बल्कि समिट से अपना स्टॉल भी हटाना पड़ा।
यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए सारा ठीकरा अपनी एक प्रतिनिधि पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने आने के उत्साह में प्रतिनिधि ने गलत जानकारी दे दी थी, जबकि यूनिवर्सिटी का मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 30,000 छात्रों वाली और 98% प्लेसमेंट का दावा करने वाली इस यूनिवर्सिटी ने ये रोबो डॉग सिर्फ छात्रों को लुभावने और खुद को आधुनिक दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। हैरानी की बात यह है कि जिस एआई और मशीन लर्निंग की पढ़ाई के लिए छात्र यहां 8 लाख रुपए खर्च करते हैं, वहां रिसर्च के नाम पर चीनी माल को अपना बताना शिक्षा की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है। यह घटना तब सामने आई जब भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वें स्थान पर है और चीन 10वें नंबर पर। ऐसे में चीन से रोबोट खरीदकर उस पर अपनी मोहर लगाना भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के शॉर्टकट ने यह साबित कर दिया कि मार्केटिंग और दिखावे की होड़ में कभी कभी बड़े संस्थान भी अपनी साख दांव पर लगा देते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांग लेने से इस तरह की शैक्षणिक धोखाधड़ी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, या फिर इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे आस्था, राजनीति और तकनीकी के इस दौर में हर चेहरा बेनकाब हो रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत सिक्का और सम्मान के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं दूसरी तरफ संघ की रणनीति 2027 के लिए नए समीकरण गढ़ रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।